हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा 2017 की शिफ्टों में पूछे गए जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली परीक्षा एमपी पुलिस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम को किस दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी? पूछा गया आपसे, आरटीआई अधिनियम को किस दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 15 जून 2005 को। आरटीआई अधिनियम को 15 जून 2005 के दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र में। कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम सीएनजी प्लांट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के गृह मंत्री कौन है? पूछा गया आपसे, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अमित शाह। वर्तमान 2020 में भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, वह प्रधानमंत्री कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? पूछा गया है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबी अवधि का रहा है और यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा है? पूछा गया आपसे, भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा या नेशनल पार्टी स्टेटस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 7। परंतु वर्तमान 2020 में यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा या नेशनल पार्टी स्टेटस है, तो इसका राइट आंसर होगा 8, क्योंकि जून 2019 में एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी को भी राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया है और एनपीपी के संस्थापक है पीए संगमा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? पूछा गया आपसे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश के बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा हटाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, भारत के किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन फॉरेस्ट कवर है? पूछा गया आपसे, भारत के किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन फॉरेस्ट कवर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश राज्य में। भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर या वन आच्छादन वाला राज्य है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के जंगलों में सर्वाधिक वृक्ष सागौन के पाए जाते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? पूछा गया आपसे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 371, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 370, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 368 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 372। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 370। लेकिन याद रखना है, अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, उसे तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? पूछा गया आपसे, भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य है गुजरात, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? पूछा गया आपसे, 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जयपुर में। और जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे? पूछा गया आपसे, टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब ज्वाइन करके श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? पूछा गया आपसे, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उज्जैन और ओमकारेश्वर में। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश के उज्जैन और ओमकारेश्वर में स्थित है। उज्जैन में महाकालेश्वर तथा ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पूछा गया है 1965 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। काहिरा बांध कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है काहिरा बांध कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कैमूर जिला में। काहिरा बांध कैमूर जिला में स्थित है और यह बांध कोहिरा नदी पर बनाया गया है और कैमूर जिला बिहार राज्य का एक जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला हुआ है? पूछा गया आपसे, भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश में। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में सुंदरबन फैला हुआ है और सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है और इसका निर्माण गंगा नदी द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है। सुंदरबन मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे? पूछा गया आपसे, प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर से। प्रसिद्ध गायक तानसेन ग्वालियर शहर से थे। तानसेन का जन्म एवं मृत्यु दोनों ही ग्वालियर शहर में हुई थी और प्रत्येक वर्ष ग्वालियर शहर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। सोन नदी का उद्गम स्थल
किसके समीप है? पूछा गया आपसे सोन नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के समीप है और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का भी उद्गम हुआ है। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव किस पर निर्मित होता है? पूछा गया आपसे समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव किस पर निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दर्पण के पीछे। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे निर्मित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। उस संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है। पूछा गया आपसे उस संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस परीक्षा 2016, 2017, एमपी जेल प्रहरी परीक्षा 2018, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2019, एनटीपीसी परीक्षा 2016 और ग्रुप डी परीक्षा 2018 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। गेहूं एक बीजपत्री है क्यों? पूछा गया आपसे गेहूं एक बीजपत्री है क्योंकि? तो पहला ऑप्शन है इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है, दूसरा ऑप्शन है इसमें संयुक्त पत्तियां हैं, तीसरा ऑप्शन है संवहनी बंडल वलय में स्थित है, चौथा ऑप्शन है पौधों की पत्तियों में जालिका सिरा रचना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है। गेहूं एक बीजपत्री है क्योंकि इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है। जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें जड़ें ऐसी रेशेदार होती हैं और जो द्विबीजपत्री होती है उनमें जड़ें झाकड़दार होती हैं। तो इसे आपको याद रखना है। तो जिनमें भी जड़ें रेशेदार होती हैं वे सभी एक बीजपत्री का उदाहरण होते हैं और यहाँ पर गेहूं एक बीजपत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से कि कौन सा एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है सिर्फ उपास्थि, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ अस्थि, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ रक्त और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपको संयोजी उत्तक का उदाहरण बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी संयोजी उत्तक का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। अमीबा में अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है? पूछा गया आपसे अमीबा में अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 द्विविखंडन के कारण। अमीबा में अलैंगिक जनन द्विविखंडन के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। बड़े बांधों के निर्माण का विरोध किस कारण होता है? पूछा गया आपसे बड़े बांधों के निर्माण का विरोध किस कारण होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है सिर्फ पर्यावरणीय कारण, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ आर्थिक कारण, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ सामाजिक कारण और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। जो बड़े बांध बनाए जाते हैं उनके कारण पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और आर्थिक समस्या भी होती है और समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। जब एक दंड चुंबक को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो क्या होता है? यह पूछा गया आपसे कि जब एक दंड चुंबक को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है एक भाग उत्तरी ध्रुव और दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है दोनों भागों का चुंबकत्व चला जाता है, तीसरा ऑप्शन है दोनों भागों की ध्रुव सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है
और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। प्रश्न था जब एक दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काटा जाता है तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। जब एक दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काटा जाता है तब प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सौर सेल किसके बने होते हैं। पूछा गया आपसे सौर सेल किसके बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्धचालक के। सौर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग होता है और सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है। पूछा गया आपसे कि किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, धारीदार। धारीदार पेशियां लंबी गतिविधि या लंबे कार्य के द्वारा थक जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28, निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवी भालू को रोधन प्रदान करता है। पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवी भालू को रोधन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बसा परत। जो ध्रुवी भालू होते हैं दोस्तों वह अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में होते हैं, तो उनके शरीर पर जो बसा परत होती है वह उन्हें उस ठंड से बचने में मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है। पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, घर्षी बल। घर्षी बल या घर्षण एक संपर्क बल का उदाहरण होता है। जब दो सतहों के बीच संपर्क होता है तो उसके कारण ही घर्षण होता है। तो घर्षी बल एक संपर्क बल का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, बहुकोशिकी जीवों के विषय में गलत तथ्य का चयन करें। 4 ऑप्शन हैं और पूछा गया आपसे कि बहुकोशिकी जीवों के विषय में गलत तथ्य का चयन करें। पहला ऑप्शन है प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है। दूसरा ऑप्शन है सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी सभी कार्य करती हैं। तीसरा ऑप्शन है सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं। और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक कोशिका का अलग अस्तित्व होता है। तो पूछा गया आपसे बहुकोशिकी जीवों के विषय में गलत तथ्य का चयन करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं। सभी कोशिकाएं जो होती हैं बहुकोशिकी जीवों में, जैसे कि मनुष्य, तो इन कोशिकाओं का आकार छोटा बड़ा या कैसा भी हो सकता है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये समरूप नहीं होती हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं। यह एक गलत तथ्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस परीक्षा 2016, 2017 और एमपी जेल प्रहरी परीक्षा 2018, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2019, एनटीपीसी परीक्षा 2016, 2017 और ग्रुप डी परीक्षा 2018, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के जीके और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।